नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। तो यह बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 वाले टीचर लोगों के लिए यह टेस्ट सीरीज होगा, जो कि आपका समान अध्ययन से रिलेटेड होंगे सभी टेस्ट सीरीज के प्रश्न। तो इसमें जो समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे वो समान जागरूकता, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन विषयों से आपके समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी से पूर्णतः तैयार है। तो इसमें जो समान अध्ययन के प्रश्न होंगे उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे समान अध्ययन के, जिसमें आपको 30 नंबर होंगे वो भाषा के प्रश्न होंगे भाग 1 में, और भाग 2 में आपके समान अध्ययन के 120 प्रश्न होंगे, यानी 120 और 30 टोटल आपके 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और परीक्षा की अवधि है 2.5 घंटे और कुल अंक 150, यानी कि हर एक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का है। तो दोस्तों यह हमारा वीडियो नंबर 6 है, सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 5 प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी तक विजिट नहीं किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ से आपको सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें टोटल 20 सेट्स दिए गए हैं, तो बारी बारी से सभी सेटों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सेट नंबर 6 आपका ये रहा बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए। तो टेस्ट सीरीज 6 का आपका पहला है, सेट 6 का पहला क्या है, पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज दिया गया है, जिसमें आपको रीड द पैसेज यानी कि पैसेज को पढ़ना है एंड गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये देखिए नीचे आपका जो है पैसेज दिया गया है और इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आपको पैसेज पढ़ के उसका आंसर देना है। तो चलिए पार्ट 1 का आपका 1 to 5 डायरेक्शन जो है क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक सभी पैसेज से रिलेटेड है। तो पैसेज क्या है चलते पढ़ते हैं। तो पैसेज आपका दिया हुआ है, इफ़ दिस इज सो, इफ़ टू रीड ए बुक एज इट शुड बी ए रीड कॉल्स फॉर द रेयरेस्ट क्वालिटीज ऑफ इमेजिनेशन, इंसाइट एंड जजमेंट, you may perhaps conclude that literature is very complex art and that it is unlikely that we shall be able, even after a lifetime of reading, to make any valuable contribution to its criticism. We must remain readers. We shall not put on the further glory that belong to each rare beings who are also critics. तो हम दोस्तों इस जो है पैसेज को काफ़ी जल्दी पढ़ दिए हैं, तो आप इसे सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक आराम से पढ़िएगा और पैसेज का आंसर दीजिएगा, क्योंकि यह जो है प्रश्न बनाने के लिए 2.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का नहीं 2.5 घंटे का समय है। तो पहला आपका प्रश्न है इस पैसेज से रिलेटेड, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपुल अबाउट लिटरेचर। तो लिटरेचर के बारे में क्या लोगों का ओपिनियन है बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा पैसेज के अनुसार, दैट इट इज़ टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पहला प्रश्न का। दूसरा है द एंटोनिम ऑफ कंक्लूड इज, यानी कि कंक्लूड का आपका उल्टा शब्द बताना है। तो इसका जो उल्टा शब्द होगा कमेंस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा दूसरा नंबर प्रश्न का। तीसरा नंबर है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार क्या जो है कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू होगा, ये पैसेज के हिसाब से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मस्ट ऑफ अस टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर क्रिटिज्म, ये ऑथर के अनुसार है, यानी कि यह गद्यांश पैसेज के अनुसार है। सो ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि द ऑथर फील्स वाट दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ। ऑथर्स क्या फील करता है, जो हमारे पास नहीं वो है क्रिटिस्ट। द ऑथर फील्स दैट वी कैन नॉट हैव द ग्रेटनेस ऑफ क्रिटिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर प्रश्न है व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द रीडिंग ए बुक, बुक के रीडिंग के लिए क्या क्या क्वालिटी रिक्वायर्ड होना चाहिए आपको ये पैसेज के अनुसार। इसके अनुसार जो है आपका इनमें से एक से अधिक क्वालिटी रिक्वायर्ड होना चाहिए, इमेजिनेशन, जजमेंट, ये सभी, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5वां नंबर प्रश्न का। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या है आपका इंग्लिश लैंग्वेज से, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो खाली स्थान है इसका जगह कौन सा वर्ड जो होगा सही तरीके से बैठेगा। सही तरीके से वो होगा द एंटिक स्कल्पचर इज इंडेड, वो होगा आपका प्राइसलेस होगा, इसके जगह जो आपका ब्लैंक जो स्थान है उसका जगह प्राइसलेस करेक्ट आंसर होगा, प्राइसलेस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 6ठा नंबर प्रश्न का। चलिए 7वां नंबर प्रश्न में अब आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो है आपका,
आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है आपको सेलेक्ट करना है, फाइंड करना है। तो आपका डिफिशियस जो है रॉन्ग लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बाकी ये दोनों सही है। 8वां नंबर जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो वर्ड होगा इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर कर भरना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका 8वां नंबर में वो होगा हैड बीन लिविंग। सी हैड बीन लिविंग अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड नाउ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन लिविंग, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 8वां नंबर प्रश्न का। तो आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड सारे प्रश्न खत्म हुए, पैसेज जो थे। अब चलिए इंग्लिश लैंग्वेज के बाद अब हिंदी लैंग्वेज में आते हैं, जो कि आपका 9 नंबर से स्टार्ट होता है। तो 9 नंबर से आपका प्रश्न जो स्टार्ट होता है, तो हिंदी लैंग्वेज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का परंपरा का सूत्रपात ना ही रामचंद्र शुक्ल ने किए, ना ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये किए गारसा दास तासी जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी नोमा का करेक्ट आंसर होगा। 10वां देखिए क्या पंक्ति दिया गया है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उस इलाहाबाद के पथ पर। तो उपरोक्त जो पंक्ति है वह किसकी है, यानी कि इस जो पंक्ति के रचनाकार कौन है, कवि कौन है? इस पंक्ति के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। गलत आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस पंक्ति के लेखक हैं, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहलाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा दिया गया है? कल रात में वह सो न सका, ये आपका गलत है। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है, यह भी आपका गलत आपका है, शुद्ध वाक्य नहीं है। इसका जो शुद्ध वाक्य है इसमें से वह ऑप्शन नंबर बी है कि अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती है, यह आपका शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि इस जो आपका जो रेखांकित शब्द है यहाँ से यहाँ तक, इसको हटाकर कौन सा उचित जो शब्द होगा वो अपन लिखना है। तो है आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो जी नहीं, ये होंगे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, यह आपका इसके जगह होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। रेखांकित खंड के जगह पर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, याद रखिए 16। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न होगा कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, किसके? उर्वशी की कृति के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सो उस उर्वशी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 15 नंबर का सी। 16 नंबर क्या है कि अमृतलाल नागर को का जो उपन्यास है महाकवि सूरदास पर आधारित है। तो कौन सा उपन्यास? उसका नाम है खंजन नयन। खंजन नयन जो है यह महाकवि सूरदास पर आधारित है। यह किनका लिखा हुआ है? यह अमृतलाल नागर जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, खंजन नयन। अनल अनिल रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। तो अनल मतलब क्या होता है दोस्तों? अग्नि होता है, और अनिल मतलब होता है वायु। तो अग्नि और वायु देखिए कहाँ है, अनल और अनिल, ये ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कि कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द ना ही कवियाइन होगा ना ही कवियानी होगा, यह कवित्री होगा कवि का स्त्रीलिंग शब्द, यानी 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न क्या है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो प्रथम महाकाव्य हिंदी साहित्य का रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है, जिसे चंद्र बदाई ने लिखा था। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, पृथ्वीराज रासो। कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय, या खाए बैराय जग वो पाए बैराय, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो यह जो पद दिया हुआ है इनमें से कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यह अलंकार है दोस्तों यमक अलंकार है। यमक अलंकार
ये सभी आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है। आपको सभी अलंकार, समास वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत पे फिल्म भी बनी है दोस्तों, पद्मावत नाम की। तो यह दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति जो है धर्मवीर भारती जी का है। किनका? धर्मवीर भारती, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर है कि कबीर दास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो कबीर दास की जो वाणी है ना ही ब्रज है ना ही मैथिली है, उनकी भाषा सधुकड़ी है। कौन सी? सधुकड़ी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है सधुकड़ी। विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? तो विद्यापति जी दोस्तों मैथिली से संबंधित कवि हैं। किससे? मैथिली से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 है कि आपका कि पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी से हो। किससे? अर्धमागधी से हुआ। सो ऑप्शन नंबर सी 25 नंबर का करेक्ट आंसर है। 26 है कि आशा जीवे जग मरे लोग मरे मरी जाए, सोई मुवे धन संचित सो उबरे जे खाए। यानी इस कवि की किस कवि की पंक्तियाँ हैं यह बताना है आपको। तो यह ना ही रविदास जी की है, ना ही रहीमदास जी की है, ना ही गरीबदास जी की है, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर में अब आइए क्या है कि कठोपनिषद जो है कि यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना, उसका नाम है आत्मजयी। आत्मजयी यही है जो यम नचिकेता कहानी पर आधारित है। सो ऑप्शन नंबर ए 27 नंबर का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करना है। इनमें से बारात है, श्यामल है, ईर्ष्या है। तो ये सभी आपके तत्सम शब्द है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का। 29 है कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या सा होता है? तो अस्थावर का उल्टा शब्द, उसका उल्टा शब्द होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है जंगम। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो यह अनेक शब्दों के एक शब्द है। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। क्या? अजर, अमर नहीं, अजर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। तो आपका 30 नंबर प्रश्न तक आपके देखिए भाषा से रिलेटेड प्रश्न थे। अब 31 नंबर से पार्ट 2 स्टार्ट होता है जो कि जनरल स्टडी यानी समान अध्ययन से रिलेटेड होगा। इसमें आपके समान अध्ययन, मैथ और रीजनिंग तीनों पूछे जाएंगे 120 नंबर वाले प्रश्न में। तो चलिए समान अध्ययन का पहला और इस सेट का आपका 31वां प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा होती है। तो पवन संचरण की दिशा घड़ी के सुई के विपरीत होती है, या अनुदिश होती है, या समदाप रेखाओं के सन होती है? तो होती है घड़ी की सुई की अनुदिश, यानी उसी घड़ी के सुई की दिशा में होती है पवन संचरण की दिशा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 31 का। 32 है आपका कि कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समानांतर पवनें हैं। तो पवन है भूविक्षेपी पवन। कौन है? भूविक्षेपी पवन है, यह याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 आपका क्या है कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो उस स्थल को कहा जाता है समदाब रेखा। क्या? समदाब, जो समान दाब वाले स्थल को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। सो ऑप्शन नंबर सी 33 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 34 है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो वह आपका 82 डिग्री पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अनुसार जो है भारत का मानक निर्धारित किया गया है। 35 नंबर है आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, किस नदी पर बना है हीराकुंड बांध? तो वो बना है महानदी पर। तो महानदी, यानी ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर है महानदी। 36 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ है नदी और दूसरी तरफ है सहायक नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? वो है आपका गोमती और कोसी है। नेक्स्ट आपका क्या है? सिंधु नदी के सहायक नदी है चेनाब और सतलज। उसके बाद क्या है? यमुना नदी की सहायक है चंबल और केन। और लास्ट आपका गोदावरी बचा जिसका वेनगंगा और इंद्रावती है।
तो इन चारों नदियों के सहायक नदी आपके 4312 हैं। सो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है 4312। ऑप्शन नंबर बी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में अब आते हैं कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है, ठीक, मानसून पूर्व वर्षा, तो वो स्थानीय तौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय तौर पे वो आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। 38 नंबर के भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह वन पाए जाते हैं आपके केरल राज्य में। कहाँ? केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 है कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? तो उस पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्या? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिंद नाही सतपुड़ा, यह अरावली सही होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। 40 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के पश्चात पर्याप्त पद ग्रहण करते हैं, यह गलत है। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, यह भी गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह स्टेटमेंट राज्यपाल के संदर्भ में सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न आपका क्या है? मैथ का है। तो आपका देखिए इस वीडियो में जो है 41 से लेकर 45 नंबर प्रश्न तक सभी मैथ के प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सभी मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। 45 नंबर तक देखिए मैथ है। उसके बाद 46 नंबर फिर आपके आगे समान अध्ययन से रिलेटेड। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो उसके प्रत्याघात में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। स्वदेशी असहयोग गलत है और सविनय अवज्ञा भी गलत है। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो वह समूह बनाया गया था किसके लिए? अछूतों के लिए, ना ही मुसलमानों के लिए, ना ही भारतीय ईसाइयों के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अछूतों के लिए। 47 नंबर प्रश्न का 48 से कि कौन सी जोड़ी इसमें सही है? तो विनोबा भावे जो है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं, यह गलत है। CR दास जो देशबंधु हैं, ये भी सही है, इनका उपनाम है। विलियम बेडरमन जो है 1907 के कांग्रेस सभापति बने, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सही होगा। CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया है? तो उस संगठन का नाम है दोस्तों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न क्या है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन के जो है इस किनकी जो है कथन है, यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, यह देशबंधु CR दास ने किए थे यह सूत्र की घोषणा, यानी ऑप्शन नंबर ए 50 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर है कि चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। कहाँ? वातापी में। तो जो आधुनिक समय में भारतीय राज्य में है, तो वातापी वो का किस राज्य में? वो है कर्नाटक राज्य में। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जहाँ चालुक्य राजवंश ने शासन किया था। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ लड़ा था? तो 1858 में ब्रिगेडियर डगलस के विरुद्ध वीर कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ लड़ा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, वीर कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपका सही है? इसमें से आपको बताना है 53 नंबर प्रश्न में। तो चैम्सफोर्ड का जो है रोलेक्स एक्ट से संबंधित है, ये आपका सही है। लॉर्ड रेटिंग दिल्ली दरबार, यह गलत है। और लॉर्ड विलिंगटन जो है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, ये भी गलत है। तो चैम्सफोर्ड का रोलेक्स एक्ट से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 53 नंबर का। 54 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने वर्धा में किया था। कहाँ? वर्धा में। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, वर्धा। 55 नंबर है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो उस घोषणा को ना ही मार्ले घोषणा के नाम से, ना ही मिंटो घोषणा के नाम से, उसे मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है।
सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मोंटेग्यू। 56 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय तिरंगा को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी के तट पर किया था पहली बार भारतीय तिरंगे का ध्वजारोहण, यानी ऑप्शन नंबर सी 56 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का 56 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 57/1/1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत यानी किसान सभा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों GN रंगा। कौन? GN रंगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 57 नंबर का करेक्ट आंसर है GN बंगा। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो इस आंदोलन के संस्थापक नेता थे करमशाह। कौन? करमशाह। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, जो कि पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना किया गया है? उस संस्था का नाम है पंचायत। कौन सा? पंचायत संस्था की स्थापना किया गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 60वां नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण जो है राजस्थान सरकार ने किया है, यानी राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 60 का। 61 नंबर है क्या मैथ का रिलेटेड आपसे प्रश्न है, तो जो भी आपको मैथ से रिलेटेड प्रश्न होंगे वो आपको सॉल्व कीजिए और आपको वीडियो के लास्ट में आंसर दिखा दिया जाएगा, आप उससे मिलान कर लीजिएगा। 61 से लेकर 70 तक इसमें आपके मैथ के प्रश्न होंगे, क्योंकि मैथ का प्रश्न जो है आपको सॉल्व करने से ही होगा। हम आंसर जो है इसका लास्ट में बता देंगे, आप उससे मिला लीजिएगा, सिर्फ आंसर बताने से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए 71 नंबर फिर आपका आ गया जीके से संबंधित। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? वो संविधान संशोधन है 61वां, जिसमें जो है आपका 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है मतदान की आयु को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 है कि विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें ना ही कुल सदन का छठा ना ही 8वां, उन्हें 10वां भाग की आवश्यकता होती है। सदन के कुल सदस्य की संख्या का 10वां भाग जब उन्हें सीट मिलेगा तो वो विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें मान्यता प्राप्त मिल जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 के निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन एक इसमें फॉल्स है? तो अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध करता है, यह सही है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये भी सही, ये भी गलत है, ये भी सही है आपका, सॉरी। और अनुच्छेद 29 जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार देता है, यह गलत है। बाकी ये दोनों सही है। जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी इसका 73 का सही आंसर होगा। 74 है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, कितने? 22, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 से प्रावधान करता है, तो 39 से नागरिकों के लिए क्या प्रावधान करता है ये बताना है। तो प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का। सो ऑप्शन नंबर बी 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 343 के 1 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 है कि कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है इनमें से? तो यह राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत का चुनाव संपादित करेगा, यह सही है। संविधान का जो 74वां संशोधन अधिनियम यह आपका सही नहीं है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, यह भी सही है। तो एक पंचायत से जो संबंधित नहीं है वो संविधान जो है 74वां संशोधन अधिनियम से हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी 77 का करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है। वो अनुच्छेद है 43B 43B, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, जो कि सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद। 79 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है?
उस राज्य का नाम है दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 73वां और 74वां। 81 है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो वो है आपका अनुच्छेद 71 यानी अनुच्छेद 71 है, जो कि किससे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। सो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये सभी ऐपों को लॉन्च किया है दोस्तों, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 82 का। 83 है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो हम लोग सभी जानते हैं, ना ही सड़क ना ही वायु, जो है रेलवे मार्ग जो है देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। तो रेलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कहवा के किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे अधिक होता है वो होता है अरेबिका किस्म की कहवा का उत्पादन। तो अरेबिका यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इंडिया में सर्वाधिक होता है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? उस संस्था का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 85 का करेक्ट आंसर होगा। 86 क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो साक्षर व्यक्ति 11 के जनगणना के अनुसार वही है जो 7 या उससे अधिक वर्ष का व्यक्ति हो, जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ एवं लिख सकता है, वो साक्षर माना जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य? तो आपका जन स्वास्थ्य तो संबंधित है और स्वच्छता का प्रबंध भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 है कि भारत में अधिकांश जो है क्रोमाइट का भंडार पाए जाते हैं, वो कहाँ पे? वो पाए जाते हैं उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में जो है अधिकांश क्रोमाइट के भंडार पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 है आपके राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है आयरलैंड देश से लिया गया है संविधान में। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड 89 का। 90 नंबर में आइए कि एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है उत्तल लेंस को, तो एक कैसा व्यवहार करेगा यह, और एक उत्तल लेंस कैसा व्यवहार करेगा यह बताना है। तो यह एक समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 91 है कि एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो वह करता है आपतन कोण और ग्लास की मोटाई दोनों पर। केवल आपतन कोण इसका पर नहीं और ना ही केवल ग्लास की मोटाई, इन दोनों पे करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी किसी पिंड का भार के संबंध में सही है, यानी कि भार किसी पिंड का जो वेट है उसके संबंध में सही है, जो होता है वो ध्रुवों पर उसका वेट जो है अधिकतम होता है, ये आपका सही है, बाकी ये दोनों गलत है किसी पिंड के भार के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रेशर कुकर जो वर्क करता है वो दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 93 का ए। दो पतले उत्तल लेंस जो है संपर्क में है, तो इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप से रखा जाता है, तो संयोजन की क्षमता क्या होगी? तो संयोजन की क्षमता होगी वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 94 का। 95 एक दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टा, ये दोनों में से कोई भी हो, उसकी स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उसकी स्थिति में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, उत्तल किसमें? दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टता में। सो ऑप्शन नंबर ए 95 का करेक्ट आंसर होगा। 96 है कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है?
तना हुआ डोरी में, उसमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल दोस्तों होती है तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं। 97 नंबर क्या है, यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील जो है उसका व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग सभी जानते हैं ड्राइवर को अधिक बल लगाना पड़ेगा जब व्यास घट जाएगा स्टीयरिंग व्हील का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 नंबर का। 98 देखिए कि आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन यानी गलत है और स्टेटमेंट आपको फॉल्स है वो आपको बताना है आयनिक यौगिकों के गुण धर्मों के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ये आपका गलत कथन है। बाकी जो है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये आपका सही कथन है। और आयनिक यौगिक समानतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि इसके बारे में गलत दर्शा रहा है। 99 नंबर है कि सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो समान एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड। यानी ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जान लीजिए दोस्तों एसिड बनता है। 99 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 100वां आपका विकर्णी संबंध निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है। तो विकर्णी संबंध जो है आपका द्वितीय तथा तृतीय आवर्त के कुछ तत्व जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं विकर्णी संबंध, ना ही तीसरे और चौथे ना ही सभी तत्व। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 101 नंबर आइए, यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति की होगी। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 1 मीटर की होगी और वो जो लेंस की प्रकृति होगी वो होगी उत्तल लेंस की होगी, ये दोनों होगी। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 101 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है 102 नंबर में आइए कि पोषक तत्वों का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो आपका पोषक तत्वों का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है या कैसा होता है वो बताना है। तो इसका जो होता है वो चक्रीय होता है। कैसा, चक्रीय जो होता है पोषक तत्वों का प्रवाह। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ना ही एक दिशीय ना ही आयताकार। चलिए 102 के बाद 103 नंबर प्रश्न में आते हैं। 103 है कि आयरिस का कार्य क्या है। आयरिस का जो है फंक्शन बताना है। 103 नंबर प्रश्न है। तो आयरिस का जो फंक्शन है वह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना यानी प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करना है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 104 है कि एक अवतल दर्पण को पानी में रखा गया है तो दर्पण की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो उसमें परिवर्तन जो है कुछ नहीं होगा। अवतल दर्पण को पानी में रखेंगे तो दर्पण की फोकस दूरी पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा यानी अपवर्तित रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम जो मिश्र धातु होता है उसका उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। तो इस मिश्र धातु में कौन कौन सा जो है आपका मिल के बनना है ये अवयव का नाम बताना है। तो मैग्नीशियम जो हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम इन दोनों से मिलकर मिश्र धातु बना है मैग्नीशियम। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। 106 है आपका कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। तो वो करता है दोस्तों ना ही टेलोफेज का, ना ही प्रोफेज का, ना ही एनाफेज का। इन चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मछलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि मछली के बारे में कौन सा कथन जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है यानी फॉल्स है वो बताना है। मछली के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, यह सही है। मछली में दोहरा परिसंचरण होता है, यह सही नहीं है दोस्तों। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक ही बार में प्रवाहित होता है, ये भी सही है। यानी कि जो सही नहीं है वो है आपका सिर्फ बी, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 108 है आपका कि एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में क्या होता है। एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण, उसके कारण दोस्तों आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों में कमी आ जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है 108 नंबर का। 109 है कि आपका मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें उपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम, उपापचयी। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जीवाणुओं विषाणुओं सभी में होते हैं यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन। 110 में आइए कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है, ठीक, जो उत्पादित निम्न में क्या करती है। तो निम्न में वो करती है ओजोन O3
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विषाक्तता के कारण आंखों में पानी आता है? तो आंख में जो पानी आता है उसमें सबसे ज़्यादा कोशिकाओं में सल्फर होती है। प्याज को काटते हैं और छीलते हैं तब आंखों में पानी आता है, वो कोशिकाओं में सल्फर के कारण। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर में आइए, यदि कोशिका के राइजोसोम्स नष्ट कर दिए जाएँ तो क्या होगा? तो नष्ट कर देंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्या नहीं होगा, या फिर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा जब राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएँ कोशिका के। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 112 का करेक्ट आंसर है। पौधों के 5 समूह में बांटा गया है, ठीक, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो टेरिडोफाइटा तो है दोस्तों, ब्रायोफाइटा भी है, लेकिन वो प्रोटोकार्डेटा जो है वो पौधों के टाइप में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 114 है कि आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग यानी स्पीसीज के हैं, ठीक, परंतु वे किस वंश यानी जीन्स के अंतर्गत आते हैं? परंतु वो एक ही जीन्स के अंतर्गत आते हैं, उस जीन्स का नाम है दोस्तों सेलेनियम। सेलेनियम जीन्स के अंतर्गत आलू, टमाटर और बैंगन ये तीनों आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आपके अब स्टार्ट होंगे। मनुष्य में जो बौनेपन होते हैं वो निम्न में से क्या उत्तरदायी है? बौनेपन के कारण, बौनेपन जो है किसके कारण से होता है? वह जो है पीयूष ग्रंथि जो है इसके लिए उत्तरदायी है बौनेपन के कारण के लिए। तो पीयूष ग्रंथि यानी 115 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरुद्ध लगाए जाते हैं? तो वो टीबी के, ट्यूबरक्लोसिस का पूरा नाम है, टीबी के विरुद्ध लगाए जाते हैं बीसीजी के टीके, यानी क्षय रोग इसे कहा जाता भी है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 116 का। तो सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्रोटोजाइलम, जो सबसे पहले प्राथमिक जाइलम बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजाइलम। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो सबसे ज़्यादा कारण है वो है वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि होना, सल्फर डाइऑक्साइड की वृद्धि होना वायु प्रदूषण के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग इनमें से सबसे पहले रोजेन ने, किसने? डब्ल्यू जी रोजेन ने किया। रासायनिक तौर पर जल क्या है? रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है, क्या है? ऑक्साइड है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि उपापचय के परिणाम स्वरूप किस जो है ऊर्जा वो किस रूप में तुरंत टूट जाती है? क्या है? उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा वो टूटती है एटीपी के रूप में, यानी एटीपी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 121 का। नेक्स्ट है 122 में आइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार निम्न में से प्रायः क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार हमेशा निम्न में से प्रायः 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक रहता है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में? तो हीमोफीलिया में एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, उसका संश्लेषण ही नहीं होता हीमोफीलिया में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानांतरिणी किसी जो है उसका स्थानीय नाम डाहिया है, वो कहाँ दिया गया है डाहिया? तो डाहिया जो है एमपी का है, जो है नाम है, स्थानीय नाम है स्थानांतरित कृषि का। तो एमपी यानी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा 124 का। भारत के पहले चंद्रयान मिशन जो है चंद्रयान-1 के मिशन डायरेक्टर कौन है जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया है? भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के तो हैं श्रीनिवास हेगड़े जी, यानी ऑप्शन नंबर सी 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास हेगड़े। बिहार के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? उसका नाम है दोस्तों बताइए। एक से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला FIH हॉकी 5 इंडिया महिला विश्व कप जो है 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? पहला FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप वो जीता है नीदरलैंड देश ने। तो नीदरलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 127 का। 128 है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सो एक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया गया, तो किस लॉन्च व्हीकल से उसे लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया गया है GSLV F-14 लॉन्च व्हीकल के द्वारा,
इनसैट 3DS नामक उपग्रह को। सो ऑप्शन नंबर सी 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 6 से 8 अयोध्या तक आयोजित किया गया। ठीक, तो वह कहाँ आयोजित किया गया यह बताना है। तो ना ही काठमांडू, ना ही कोलंबो, ना ही बैंकॉक में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के पुरुष सिंगल ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? किसके? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के वो हैं आपके जेनिक सिनर। कौन है? जेनिक सिनर जो है ग्रैंड स्लैम विजेता हैं पुरुष सिंगल्स के। सो ऑप्शन नंबर सी 131 का करेक्ट आंसर होगा। 132 में आइए, वीरांगना दुर्गावती भारत के किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? तो इस नाम का जो टाइगर रिजर्व है ना ही भारत के कर्नाटक में, ना ही बिहार में, ना ही असम में है, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा 132 का। 133 है, हाल ही में बांग्लादेश में आंदोलनों के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है मोहम्मद यूनुस को प्रमुख नियुक्त किया गया है अंतरिम सरकार का। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मोहम्मद यूनुस। हाल ही में जनवरी 2024 में थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो थाई पुसम त्यौहार जो है आपका तमिलनाडु में मनाया गया है जनवरी 2024 में। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका 135 नंबर कि किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने वर्ष 2023 में पेंटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? क्या है? पर्सन ऑफ द ईयर पेंटा इंडिया 2023 का वो जीता है दिया मिर्जा ने। किसने? दिया मिर्जा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए 136 नंबर प्रश्न आपका, ये रीजनिंग के प्रश्न समान आपके तर्क शक्ति के हैं। तो आपका 136 से लेकर 150 प्रश्न तक पूरे रीजनिंग के हैं, और उधर आपका उधर 15 नंबर भी और मैथ के प्रश्न थे। तो चलिए सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को जो है वीडियो को पॉज करके बारी बारी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपके 150 प्रश्न रहे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, जो भी आपके 30 प्रश्न हैं वो आप सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आपका आंसर की, जैसा कि आपको बताया गया था वीडियो में कि आपको आंसर की जो है आपको दे दिया जाएगा। यहाँ आपका 1 से लेकर 150 सभी प्रश्नों का आंसर की दिया हुआ है, आप उसे बारी बारी से मिलान कर सकते हैं, आप सेट को बना सकते हैं पूरे और पीछे से आंसर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा यह सेट कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। और हाँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।